नमस्कार साथियों, आज हम मणिपुर के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुकुल वासनिक जी 18 और 19 मई को मणिपुर गए थे। भक्तचरण दास जी तो मणिपुर के प्रभारी हैं, वो जाते रहते हैं। और पहले मैं मुकुल वासनिक जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। उसके बाद में भक्तचरण दास जी आपसे कुछ बातचीत करेंगे। अंत में मैं 2 या 3 सवाल उठाऊंगा प्रधानमंत्री से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मणिपुर की स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। 3 मई को वहां पर एथनिक वायलेंस शुरू हुआ और अब 44 दिन होते हैं, फिर भी वहां पर कहीं पर भी शांति का वातावरण बनता हुआ नजर नहीं आता। 3 तारीख को मई के महीने में हिंसा शुरू हुई और उसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह, हमारे विधायक दल के नेता इबोबी सिंह, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, माननीय राज्यपाल से मिलते हैं और अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। ये ज्ञापन वहां पर 4 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर माननीय राज्यपाल को देते हैं। 9 और 10 मई को भक्तचरण दास एआईसीसी से मणिपुर के प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं, सभी संबंधितों से बात करते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और कांग्रेस पार्टी से हर तरह की मदद, सहयोग सरकार को स्थिति सामान्य बनाने में देंगे, इस तरह का वहां पर वादा करते हैं और स्थिति सरकार जल्द से जल्द काबू पर लाए, इसका अनुरोध करते। 17 मई को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एक एआईसीसी के प्रतिनिधि मंडल की नियुक्ति करते, जिसमें मैं शामिल था, भक्तचरण दास, अजय कुमार और सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा से। 17 तारीख को ये प्रतिनिधि मंडल की घोषणा होती है। 18 तारीख को ही सुबह हम इम्फाल पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ही हमें कह दिया जाता है कि जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर रिलीफ कैंप्स शुरू है, वहां पर जाने की हमको इजाजत नहीं दी जाती। हम वहीं इम्फाल से किसी से जैसे हो वैसे संपर्क करते और स्थिति को समझने की कोशिश करके हम बाद में आकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 30 मई को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में ये एक ज्ञापन लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसे देखकर हमने राज्यपाल महोदया के समक्ष और राष्ट्रपति महोदया के समक्ष भी हमने हमारी चिंताएं वहां पर उनके समक्ष रखने की कोशिश करी। लगातार विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी चिंताएं और हम अपनी मांगे इस संदर्भ में करते रहे हैं। अब स्थिति क्या है? अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 लोग 3 मई से लेकर तो अब तक के मारे गए, कुछ लापता है। करीब करीब 50,000 लोग 350 रिलीफ कैंप्स में वहां पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारा अनुमान तो करीब 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं। कोई उत्तर पूर्वी राज्यों में, कोई बंगाल तक पहुंचे, कोई यहां दिल्ली तक आए हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी अगर किसी एक समाज का इम्फाल में रहता है तो वो पहाड़ों में नहीं जा सकता और पहाड़ का कोई अधिकारी या कर्मचारी ये इम्फाल में नहीं आ सकता। इस तरह की स्थिति है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेशनल हाईवे
दो, एक सिलचर से आता है, दूसरा दीमापुर से आता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इंटरनेट बंद है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर हफ्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई मंत्री किसी ना किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाते थे, लेकिन जब यह घटना 3 मई को हुई उसके बाद कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां जाते हैं, 25 दिन का समय वो लगाते हैं वहां पर पहुंचने में, और अभी करीब 44 दिन होते हैं हिंसा शुरू होने पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्यों चुप है? जबान उनकी मणिपुर के स्थिति को लेकर क्यों नहीं उनकी जबान से कोई बात सामने आती? ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के सामने, ये सिर्फ मणिपुर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और जितने जल्दी इसका कोई हल ढूंढकर हम निकालेंगे उतना बेहतर होगा। आप कल्पना कीजिए सरकार केंद्र की कितनी गंभीर है। 25 दिन तो लगते हैं होम मिनिस्टर को जाने के लिए और 42 दिन लगते हैं पीस कमेटी बनाने के लिए। कितने लोगों की मौत हो जिसको लेकर सरकार पीस कमेटी बनाए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। रिलीफ कैंप्स में एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध नहीं है। वहां पर लोगों को अनाज, दाल, चावल, सब्जी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। जहां पर भी मिलती है उसकी कीमतें आसमान छूने लग गई है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ ये स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को हर तरह की सहयोग देने की पक्षधर है। हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन सरकार को जागना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि वो गंभीरता हमें सरकार में नहीं दिखती। शुक्रिया मुकुल जी। भक्त चरण दास। आपके सामने आदरणीय मुकुल जी ने विस्तार से बात को रखा। हमने केवल निरंतर प्रयास नहीं कर रहा है। जिस दिन से घटना घटी 3 तारीख से हम लोग क्रियाशील हैं। रोज मैं खुद बात करता था वहां पे हिल में और वैली में दोनों तरफ से हमारे लोगों से, और उसका जायजा हम लिया करते थे। और तुरंत 9 को हम गए और जो आके आप लोगों के सामने हमने विस्तार से स्थिति को बताया था। और वो स्थिति आज प्रमाणित हुआ है कि किस तरह का हिंसा हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से नियंत्रण के बाहर है। हम रचनात्मक प्रयास किए। आप लोगों को कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से बताया गया है। वहां गवर्नर से मिलने मैं भी खुद शामिल हुआ था हमारे मुकुल वासनिक जी के टीम में, और हमारे लोग उससे पहले भी मिले थे। महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएं, कुछ बोलें। केवल हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। दोनों हिल और वैली में, दोनों जगह के, हिल के और वैली के इंसान के जीवन हमारे लिए मतलब रखता है। उनसे हम जुड़े हैं, हर जाति और वर्ण के लोगों से। 2 कम्युनिटी के बीच में फाइट है, हम सबसे जुड़े हैं और लगातार हम निरंतर सबसे बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने रिलीफ का भी कुछ व्यवस्था एआईसीसी की तरफ से हिल में और वैली में करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इतना भारी संख्या में अनाज का शॉर्टेज वहां हो चुका है और नेशनल हाईवे बंद होने के कारण, लोग सड़क पर रहने के कारण
वहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, इसलिए भी लोग इधर उधर बहुत पलायन कर रहे हैं। कमाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में कुछ मिल नहीं रहा है, उनके पास आर्थिक संबल टूट चुके हैं। लोग, दोनों तरफ के लोगों का आर्थिक संबल टूट चुका है, हिल के वैली, और दोनों अपना रोजी रोटी और बाल बच्चों को बचाना और पालने के चक्कर में पलायन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। आपके सामने बात रखा गया है, शांति की पहल दिखता नहीं है। कि सरकार होम मिनिस्टर जाने के बाद और यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो दिखा रहे हैं कि हम शांति की बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा है शांति की बहाल? पीस क्यों रिस्टोर नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है जो सरकार जनता के बीच जाके दोनों तरफ से बात करके एक डेमोक्रेटिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए। सरकार की ओर से डेमोक्रेटिक पहल नहीं है और प्रशासनिक पहल भी बहुत कमजोरी है, क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन ही इन्वॉल्व है। प्रशासन अगर वहां सजाग होता तो ऐसा घटना नहीं घटती। वहां स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये विडंबना की स्थिति है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं लोकतंत्र को सम्मान और आदर करके लोकसभा के और राज्यसभा के एक सभी पार्टी के एक टीम भेजा जाए? क्या एक लोकतंत्र में बहुत अच्छा पहल होता? ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन भेजा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए वहां पर। मैं सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है जब हम लोग मिले, और उसका असर वहां पे थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो और कौन जाएगा? कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति भी मानवता का हृदय को लेकर वहां पर पहुंच जाए तो हो सकता है शांति बहाल हो जाए। यह सच है कि सरकार कटघरे में है, जनता के दिमाग में, दोनों तरफ। हिल की जनता को भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं और वैली की जनता भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं। ऐसे स्थिति में महामहिम जी की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में संसद की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में ऑल पार्टी की भूमिका होती है, और यही ऑल पार्टी की भूमिका को करने की प्रयास करना चाहिए। चुप रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए ताकि शांति बनाए रखा जाए। मुझे केवल इतना ही कहना था, और आप लोगों के माध्यम से हम पुनः मणिपुर की जनता से, हिल और वैली दोनों की तरफ की जनता से अपील करते हैं कि आपकी बच्चों की भविष्य, आपकी महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आप आपस में शांति बहाल करने का प्रयास करें, ये हम अपील करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। हम इस बात से वाकिफ है कि वहां पर नेशनल हाईवे ब्लॉक करने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाना रिलीफ कैंप्स में बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहीं पर आपके सामने अपनी बात रखते हुए मुझे वो वाकया याद आया कि जब सुनामी आया था तब उन दिनों में अंडमान निकोबार में जब सारा समंदर का पानी आने की वजह से पीने के पानी की मुश्किल हुई, तब तत्कालीन केंद्र सरकार ने पीने की पानी की व्यवस्था कर्नाटक से हवाई जहाज से करके वहां पर निकोबार आइलैंड में लोगों को राहत देने की कोशिश करी थी। तो ये एक इस तरह की स्थिति है कि वहां पर जब लोगों के सामने इतनी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत है तो उसी तरह के प्रयास करना भी आवश्यक होगा।
कल्पना कीजिए और एक बात, आज मणिपुर में करीब 5 लाख एम्यूनिशन पीसेस, जिसमें ग्रेनेड्स और मोटार्स भी इंक्लूडेड है, वो लूट लिए गए और करीब 3,500 वेपन्स। अब उसमें से जो वापस हासिल किए गए वो बहुत कम है। सरकार कोशिश तो कर रही है फिर उसको किसी ना किसी तरह से वापस लिया जाए, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर लोगों के बीच में है, लूट लिए, पुलिस स्टेशन से लूट लिए, रोका नहीं उन्हें, तो वहां स्थिति कितनी गंभीर होगी, इसकी कल्पना करना होगा। शुक्रिया मुकुल जी, शुक्रिया भक्तचरण दास जी। हमारी प्रधानमंत्री जी से, सरकार से 2 ही मांगे हैं। आपने सुना है पिछले 30-35 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है, आपको जानकारी है। हमारी अब 2 ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल दें। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई है, पर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है, और मणिपुर की जनता को इसे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाए। मणिपुर की जनता को भी तसल्ली होगी कि उनकी दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो सद्भावना वापस लौटाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो वी हैव 2 डिमांड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। One, that after 100 मन की बात he at least does 1 Manipur ki baat to assure the people of Manipur that the government of India will do everything to bring peace, normalcy, harmony back in Manipur's diverse society. And second, that an all-party delegation be sent to Manipur. A Congress delegation has already gone, Home Minister has gone, but there is no substitute for an all-party delegation. As a gesture, as a signal to the people of Manipur that we share their pain, we share their anguish. The nation is with them at this moment of crisis, at this moment of distress, and we hope, जैसा कि अभी अभी मुकुल जी ने कहा है, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि है, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, पर जो करना है, जो कदम उठाने हैं, उस पर हमने बात की है। एक तो प्रधानमंत्री तो सही, उन्होंने सही किया, बालासोर गए, पर मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये सवाल मणिपुर के लोग ही उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बालासोर जा सकते हैं पर मणिपुर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा, जिसका जिक्र मैंने किया है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजना चाहिए,
और मैं समझता हूं ये छोटे छोटे कदम हैं, वक्त लगेगा, पर हमें अभी कदम लेने की जरूरत है, और इसमें जो हमें सहयोग देना है हम तैयार हैं। शुक्रिया। आप बताओ। No, no, it's not. See, visits don't solve crisis. Sometimes visits create crisis. Visits don't. It's a signal. It's a process. It's a democratic process. It's a process. The Congress party sent a delegation. Home Minister has gone. All party, in similar situations, all party delegations have gone. I don't have to remind you. All party delegations have gone. As I speak to you today, Prime Minister is reviewing cyclone situation in Gujarat. If he can review cyclone situation in Gujarat, certainly he can spare a little time to visit Manipur. It's a signal. लोगों को तसल्ली होती है कि प्रधानमंत्री जी हमारी दर्द और पीड़ा को समझते हैं. Our own colleagues in Manipur belonging to different communities are asking if Prime Minister can go to Balasore, and which he did, he should, right step. Why can't he find time to come and spend a day in Manipur? You want to say something? The question was right that outsourcing to Hemant Biswa. It has been done during election period and is still continuing. And the people of Manipur think that are not responding to him because of his behavior, past behavior, the way he has behaved, and use different method to win the election. People are angry with him. So he cannot bring out any solution. He is a party to the conflict which has arisen. That is, if you go get her in detail, there are people saying many things about him in Manipur, his involvement. And he is one of the primary, or you can say prima facie, you can find in him. So greater in detail inquiry should be done. It has not been done so far. If all party delegation will go, then they can openly say everything. Thank you. Raji. Sir, it has been observed globally over there that there has been distrust in the present government and the Chief Minister of ANC because he made certain statements in the past while this violence had erupted. One certain community over there in Hills had clearly been discussed with the Chief Minister. But after Home Minister Amit Shah visited, there had been several peace meetings which happened with both Yoogis and Midis over there. Do you think that the peace committee which has formed and the dialogues which are happening will certainly give some sort of relaxation and normalcy? It is not honest approach. Initially, I had advocated for democratic approach, which is lacking in his visit and his initiatives. It is lacking. That is why, in his presence, the day before he visited, killing and arsoning rampant. In his presence also, it was going on like anything in entire Manipur area. And after he came back also, there are serious violence. Serious violence. I have got names of the villages. 1, 2, 3, 4, 8, innumerable names. So why? Means your approach is not democratic. Your initiatives are not fruitful. You have failed. So in this juncture, the Prime Minister, who is the head of the country, should visit and do the needful. Believe in the people. BJP should have believed in the people, not to believe in the violence method. At any cost you try to solve, that is not the approach. You must have a democratic approach. They are not adopting. They have never adopted anywhere in any issues. They believe in violence approach. Two approach I have said, violence approach and democratic approach. They have resorted to violence approach, not democratic approach. That is why it is not going to be solved. I think the less said about the Chief Minister of Manipur, the better it will be.
because somewhere it was reported some time back that the Chief Minister said that it is a war between terrorist and security forces. The Chief of Army Staff also visited Manipur. He was there for 2 days and he made a statement saying that there was no violence of extremist nature from terrorists in Manipur for quite some time. And what is happening in Manipur, according to him, was ethnic violence and not what the Chief Minister had mentioned. The question about visiting Prime Minister and all that, I think that the situation in Manipur is very agonizing. If in this type of situation, if the Prime Minister doesn't find time to go and wipe their tears, then when should he be going? This is the worst period Manipur is going through. This is the time when they want the Prime Minister amongst them to listen to their vows, their agony. The dead bodies, several of them are still there in the mortuary in the hospital, not given to the families. Final rites have not been performed because you give the dead bodies and again that flares up the situation. This may be the argument of the administration, but this is the situation. 3rd May violence started and dead bodies are still, many of them are in the hospital. So imagine, and therefore we expect that the Prime Minister should go, Prime Minister should speak, Prime Minister should appeal, but ultimately he knows what he has to do. Let us see what he does.